फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स पॉइंट गुरुग्राम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक नंबर 2 शिक्षण के सिद्धांत के बारे में जानेंगे, टीचिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो शिक्षण की विधियाँ हैं वो दो प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं या दो प्रकार की होती है। एक सामान्य सिद्धांत, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि जर्नल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। तो इस सामान्य सिद्धांत जो हमारे जर्नल प्रिंसिपल है उनके अंदर सबसे पहला आता है हमारे प्रेरणा का सिद्धांत। हम देखेंगे कि यह छात्रों को मोटिवेट करके उनके अंदर जिज्ञासा पैदा की जाती है। इस प्रकार के जो सिद्धांतों को अपनाया जाता है वो हमारा प्रेरणा का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा, गतिविधि का सिद्धांत, शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को शामिल करते हैं इस सिद्धांत के अंदर, कि बच्चों को, शिक्षार्थियों को, स्टूडेंट को शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की गतिविधियों में शामिल करके उनको शिक्षा के तरफ किया जा सके। दूसरा, रुचि का सिद्धांत। अब देखेंगे कि हमारे जो शिक्षार्थी है और जो हमारे समुदाय है उनके बीच में किस तरीके से रुचि पैदा की जा सके ताकि वह जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया उसको अधिक प्रभावशीलता से बनाया जा सके। उसके बाद हमारा है जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जीवन एक निरंतर अनुभव है, शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि जीवन हमारा जो है वो निरंतर एक अनुभव है। जब बच्चा जन्म लेता है और जब वो बड़ा होकर मरता है बुढ़ापे तक, वो कुछ ना कुछ अनुभव करता रहता है, एक्सपीरियंस लेता रहता है। इसीलिए शिक्षण अधिक स्थायी रूप से जीवन के साथ जुड़ा हुआ है या जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हम देखते हैं सिद्धांत शिक्षण संस्थानों के अनुकूलतम प्रयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कि जो हमारे सिद्धांत है वो संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग, जो हमारे पास संसाधन है उनको क्या करेंगे, उनका अनुकूलतम प्रयोग करेंगे और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे चयन का सिद्धांत। ज्ञान का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें पता है रोज़ रोज़ हमारे नए नए सिलेबस आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्या है, ज्ञान का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी को उद्देश्यों के और अधिक प्रशासनिक सामग्री लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों को यह उद्देश्य मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो हमारी अपडेटेड हो रही है हमारी जो शिक्षा, उसकी जो सामग्री है उसको बोलना चाहिए कि इस तरीके से हमें चयन करना चाहिए जो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाया जा सके। उसके बाद है योजना का सिद्धांत। अब देखेंगे हर शिक्षक निश्चित समयबद्ध उद्देश्य होते हैं, एक टाइम बाउंड होता है सबके लिए कि इस टाइम में इतना कुछ सीखना है, इतना चीज़ करनी है। इसलिए शिक्षण संस्थानों का अनुकूलतम बनाने के लिए व्यवस्थित होनी चाहिए कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हम उनको क्या करेंगे, एक लिमिटेड अनुकूलतम व्यवस्थित तरीके से करेंगे ताकि शिक्षार्थियों को अच्छे से सिखाया जा सके। उसके बाद हमारा है विभाजन का सिद्धांत। शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। कि जो हमारा विभाजन का सिद्धांत है, अधिगम को सरल बनाने हेतु विषयों को इकाई में विभाजित किया जाना चाहिए और इकाइयों को बीच यथावत स्थापित भी किया जाना चाहिए। कि भाई जो हमारा सीखने की प्रक्रिया है उसको सरल बनाना चाहिए और विषय को इकाइयों में विभाजित किया जाना चाहिए, कि यूनिट वाइज उसको डिवाइड किया जाना चाहिए और उनके बीच में एक समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए जिससे वो दोनों आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद है संशोधन का सिद्धांत। ये मैं पहले भूल गया था, शिक्षण को अधिक स्थायी बनाने के लिए अर्जित और ज्ञान को तुरंत और बार बार संशोधित किया जाना चाहिए। कि जो शिक्षण है उसको हमें एक फिक्स तरीके से बनाना चाहिए और उसको अर्जित करना चाहिए और उसको बार बार संशोधित करना चाहिए कि नई चीज़ें आई हैं तो उसमें ऐड करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, सामान्य प्रिंसिपल में होता है। और एक हमारा लास्ट है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत। यह सिद्धांत छात्रों को विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाने और क्रियावंत पर बल देता है। यह शिक्षार्थियों को आत्मविश्वास, आत्मसम्मान के विकसित करने में सहायता करता है। कि जो ये स्टूडेंट को है ना, ये लगातार जो हमारे इनके प्लानिंग होते हैं और जो इनका प्रोसेस होता है उनको बार बार रिपीट करने पर फोकस रखता है और आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, जो उनका खुद का छात्रों का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। लोकतांत्रिक व्यवहार का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब देखेंगे हमारा साइकोलॉजिकल सिद्धांत।
तो इसमें है हमारा पहला रुचि का सिद्धांत। इसमें प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि हर छात्र, चाहे कोई भी छात्र हो, का एक अलग मनोवैज्ञानिक सत्व होता है और एक छात्र को उसकी प्रेरणा और ज़रूरतों की पहचान करवाकर प्रेरित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि हर छात्र की अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग तरीके से वह कार्य करता है और वह इसलिए शिक्षक को यह ज़रूरी है कि वह उनकी रुचि को पहचाने और उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनको प्रेरित किया जा सके। उसके बाद है मनोरंजन का सिद्धांत। मनोरंजन लंबी अवधि तक चलने वाली कक्षाओं की थकान मिटाता है और उनमें एकता लाता है। छात्रों को पुनः सीखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हम देखते हैं कि जब सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है तो बच्चे बोर होने लग जाते हैं, इसलिए मनोरंजन के द्वारा हम उनको अच्छे से दोबारा मोटिवेशन करके ऊर्जा उनमें डाल के सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। यह विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में सत्य है कि हम छोटे बच्चे होते हैं उनको बार बार रिपीट करा के हम उनको सिखाते हैं। अब एक है प्रबलन का सिद्धांत। छात्रों को वांछित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि भाई छात्रों में जो अलग अलग तरीके के व्यवहार होते हैं उनको जानकर उनको अलग अलग तरीके से पुरस्कार दें ताकि उनमें अच्छे से सीखने, उनके मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको बढ़ावा मिल जाए। इंद्रियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का सिद्धांत। अब देखेंगे कि शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी अधिगमन के प्रयोजन के लिए किया जाता है। अब देखेंगे जो हमारी इंद्रियां हैं उनको क्या करते हैं, मल्टीमीडिया का स्थायी उपयोग करते हैं कि ताकि हमारी आँखों के द्वारा जो हम चीज़ें देखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रह जाती है। इसलिए शिक्षण में मल्टीमीडिया का उपयोग स्थायी सीखने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। अब और ये लास्ट का है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षक द्वारा अपनी त्रुटियों को पहचान करने और समस्या के उचित समाधान का सुझाव देने संबंधी है। जो ये सिद्धांत शिक्षक को अपनी त्रुटियों को पहचान करने, ये शिक्षक के लिए है कि जो अपनी उसकी जो शिक्षक की जो त्रुटि रह गई है उनको किस तरीके से सही कर सकता है और वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देने के लिए संबंधी है। इसके बाद आता है हमारा अधिगम। यह एक लर्निंग, यह एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है। तो आइए इसको देखते हैं कि अधिगम को सरल भाषा में सीखना भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है। यह एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं एवं इनके उद्देश्य एक दूसरे के पूरक है और आपस में इतने परस्पर व्यापक है कि हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप से शिक्षण अधिगम से जानने लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि अधिगम, इसको सरल भाषा में हम सीखना कहते हैं और इसका जो मुख्य कार्य है अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना है कि किस तरीके से हम शिक्षण को प्रभावशील बना सकते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं, इनका एक दूसरे के पूरक हैं और ये आपस में परस्पर व्यापक है। ये दोनों एक दूसरे के एक ही सिक्के हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। तो देखते हैं कि अधिगम को परिभाषित करना काफ़ी सरल प्रतीत होता है। हम अपनी पूरी आयु नई नई चीज़ें सीखने में बिता देते हैं, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम मूल रूप से मनोवैज्ञानिक है। अधिगम के माध्यम से मनुष्य नए कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य का अधिग्रहण करता है और अधिगम के कार्य निष्पादन क्षमता बढ़ती है। तो अधिगम की जो परिभाषा है वो काफ़ी सरल होती है, जीवन में चलता रहता है और हम देखते हैं कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में नई नई तरीक़ों से कुछ सीखता रहता है, वह अपने दृष्टिकोण को, ज्ञान को बढ़ाता ही रहता है। तो इसीलिए अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें नई चीज़ें सीखता है और वह हमेशा सीखता रहता है। अब देखेंगे इसकी परिभाषा। प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण यानी कि जो हमारी शिक्षण है, यानी कि जो हमारी शिक्षा है, अगर वह ऐसी क्रियाओं का समूह है जो सीखने को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें नई नई चीज़ों को सीखने के लिए प्रेरित करता रहता है। अब देखेंगे इसकी विशेषता। अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है और यह व्यवहार के हर पक्ष को प्रभावित करता है। यानी कि सीखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, उनको एक अच्छे तरीके से एक अच्छा व्यक्ति बनाया जा सके और उनके व्यवहार के हर प्रभाव को, चाहे वो उनका व्यवहार पढ़ाई के लिए हो, चाहे उनका व्यवहार व्यक्तिगत रूप से हो या उनका सामाजिक रूप से, उनको हर तरीके से प्रभावित करता है। अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। हम
अनुभव को संगठित व प्रकृष्टित करना, यानी कि जो अधिगम का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, स्मरण करना, अनुभव को संगठित व परिकृष्टित करना। ये रन ये गलत लिख गया है, तो देखते हैं। ज्ञान प्राप्त करना, जो सीखने का अर्थ है, सबसे पहले मेन हमें पता है कि ज्ञान प्राप्त करना है, कि जितना हो सके नॉलेज प्राप्त करनी है। उसके बाद स्मरण, यानी उनको याद रखना है। दूसरा है अनुभव को संगठित और परिकृष्टित करना, जो हम सीखने से जो हमें अनुभव मिलता है उनको हमें संगठित इकट्ठा करना है और परिकृष्टित करना है। उसके बाद है अधिगम का अर्थ माना जा सकता है समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया का विकास करना, कि समस्याओं के समाधान जो अधिक सीखने से हमें जो समस्या होती है उनका समाधान किया जा सकता है, और किस तरीके से समाधान किया जाएगा इस प्रक्रिया का विकास हमारा सीखने की प्रक्रिया के द्वारा ही, अधिगम के द्वारा ही किया जा सकता है। अधिगम की इच्छा व्यक्ति, समाज व आवश्यकताओं को जागृत होती है। जो सीखने की इच्छा है वो हमारी व्यक्तिगत रूप से भी होती है, सामाजिक आवश्यकताओं को जागृत करती है, कि हमें व्यक्तिगत रूप से भी जागृत होना चाहिए, सामाजिक रूप से भी जागृत होना चाहिए। और अधिगम सार्वभौमिक होता है, और यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सीखना। इसके बाद देखेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षण की एक शैक्षणिक योग्यता है, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता जो हमें शिक्षण प्रदान करता है उसे हम सामान्यतः टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। तो यह माना जाता है कि अधिक योग्य शिक्षक को उच्च कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए, कम योग्य शिक्षक को निरंतर स्तर की कक्षाओं में पढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए सब कुछ निर्धारित किया हुआ है, जेबीटी, बीएड, सीटेट, नेट इत्यादि। ये सारी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर आधारित है। शिक्षण कौशल, प्रभावी शिक्षण के लिए कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। कुछ शिक्षण कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं, और कुछ कौशल के लिए एक भावी शिक्षण को सचेत प्रयास करने पड़ते हैं। यानी कि कुछ शिक्षक जो होते हैं उनमें जो उनकी स्किल होती है वो एक तो जन्म से ही विद्यमान होती है, और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको बाद में सीखना पड़ता है। जैसे देखो, लिखित शिक्षण उद्देश्य होता है, सामग्री का आयोजन करना होता है, पाठ का परिचय देना होता है, कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को व्यवस्थित करना होता है, सही प्रश्नों का सही वितरण करना होता है, व्याख्या करना होता है, अन्य प्रकार की सारी चीज़ें हमारे शिक्षण कौशल में आती है। शिक्षक का अनुभव, शिक्षक संभव हर समय एक शिक्षार्थी होता है। वह अच्छा शिक्षक सदैव अपने ज्ञान को छात्रों के साथ साझा करता है, कि वह अपने ज्ञान को हमेशा छात्रों के साथ साझा करेगा, और अपने अनुभव से छात्रों के सवाल व कक्षा के प्रबंध को श्रेष्ठ तरीके से नियंत्रण करेगा, कि वह अपने अनुभव से बच्चों के सवालों का जवाब भी देगा और उनके वातावरण को भी तैयार करेगा अच्छे से। कक्षा का वातावरण, शिक्षक को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्रेष्ठ बनाने के लिए कक्षा के वातावरण को सुगम बनाने में पहल करनी पड़ती है। यानी कि शिक्षक ही कक्षा के वातावरण को अच्छी तरीके से सुगम बना सकता है, जिससे पढ़ाई के लिए एक अच्छा माहौल तैयार किया जा सके। आर्थिक कारक, प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक की स्वतंत्र सोच आवश्यक है। उसको सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का होना आवश्यक होता है। यदि शिक्षक का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर लगा रहे तो वह उससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी, और शिक्षार्थियों पर भी इसका समान रूप से लागू होना। यानी कि शिक्षक को हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसको आर्थिक रूप की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, नहीं तो उसका ध्यान इधर उधर जाएगा और वह अच्छे तरीके से शिक्षार्थियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक कक्षा को अपने ढंग से संचालित करना चाहते हैं, इसलिए अपनी सोच में स्वतंत्रता रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स या बड़े डायरेक्टर वगैरह ये क्या करते हैं, शिक्षक को बताते हैं आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये करो। तो ये नीतियाँ भी हमारे शिक्षण में बहुत अहम रोल निभाती है। विषय वस्तु, जब कोई शिक्षक ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसमें उसने विशेषता प्राप्त नहीं है, यानी कि वह स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो वह अपने छात्रों को उतना प्रभावित नहीं कर पाता है जितना एक स्पेशलाइजेशन टीचर कर पाएगा। इसीलिए उसे अच्छे ढंग से प्रभावित करने के लिए पहले उस विषय वस्तु को अच्छी तरीके से ज्ञान लेना चाहिए। उसके बाद समाज व माता पिता की अपेक्षा है।
माता पिता की अपेक्षाएं चर हम हस्तक्षेप रूप में कार्य करते हुए शिक्षार्थी पर दबाव डालते रहते हैं, जिसमें शिक्षण को भी प्रभावित हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम देखते हैं हमारे माता पिता बोलते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा विद्यार्थी बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा। तो इस तरीके से वो उनके शिक्षण पे बहुत तरीके से साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालते हैं, जिससे उनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और यह एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है शिक्षण को प्रभावित करने के लिए, और इसका समाज का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए अगर एक बेहतर शिक्षण प्राप्त करना है तो हमें माता पिताओं को बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और समाज को बच्चों को इग्नोर करना चाहिए, ताकि वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।